ज़िंदगी एक संघर्ष है और इसी संघर्ष के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। बस हमें अपने आने वाले कल के बारे में सोचना है और हमेशा एक सकारात्मक विचार को लेते हुए ही आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी हम अपने पास आने भी नहीं दे सकते, यही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनु है। आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की एग्ज़ाम डेट निकल गई है और सुनने में ये भी आ रहा है कि रिज़ल्ट 7 से 17 मार्च तक होगी और रिज़ल्ट 22 मार्च या 24 मार्च मतलब 5 से 6 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो हमारे पास मुश्किल से 15 से 20 दिन है कि हम अपनी तैयारी किस तरह से करें। ये बहुत ही तो हमारे पास मुश्किल से 15 से 20 दिन है कि हम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को किस तरीके से करें। तो जैसा कि हमें पता है कि मेरा मेन फ़ोकस 11th-12th एग्ज़ाम को लेकर के है। तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे पहले आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस बार जो भाषा हरता है उसको बाद में हटाया जाएगा लिया या फिर उसके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा था एग्ज़ाम जो है वो सेक्शनल कट ऑफ निकला था। ऐसा नहीं है कि आप इतना मार्क्स ले आएंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें अपने पिछले रिज़ल्ट से सीख मिल चुकी है कि हमें अपना सेक्शनल कट ऑफ पर भी ध्यान देना होगा। इसका मतलब हमें अपने सारे विषय को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा और फिर उसको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे भाषा हरता में था, किसी में 23 नंबर था, किसी में 24 नंबर था, कि बाद में नेग्लिजिबल ऐसा मान लिया गया था, लेकिन हमने देखा था कि उसमें सेक्शनल कट ऑफ था। उसके बाद फिर जो 40 नंबर के जो हमारे जीएस होते हैं उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ था और जो हमारे मेन पेपर होते हैं उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ था। ऐसा नहीं है कि सबको मिला कर के था। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी एक में ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं और आपको दूसरे में कम मार्क्स आए हैं तो फिर आपका मैनेज हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो हमें किस तरीके से, अगर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि हमें किस तरह से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अभी हिंदी इंग्लिश को नहीं देखा है। मैं उसको थोड़ा एग्ज़ाम के जो 10 दिन होंगे उस टाइम में मैं उसको हिंदी को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि हमने देखा था कि इंग्लिश के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही ईज़ी आ रहे थे, जो कि बहुत ही बेसिक थे। तो हमें मेन फ़ोकस अभी हिंदी पर करना होगा। तो वो मैं 10 दिन पहले एग्ज़ाम पे करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और अपने एग्ज़ाम को भी देखना है और हमें अपना अटेम्प्ट भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अटेम्प्ट क्या होगा नहीं होगा हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि आगे हमारे अटेम्प्ट बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले हैं। तो जो है हम लोग अब मेन फ़ोकस उसी पर करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये तो पता है कि बेसिक हमें ये पता है कि जो 40 नंबर के होते हैं उसमें 10 नंबर के करंट अफेयर्स होते ही होते हैं। तो हमें अपने करंट अफेयर्स को सबसे पहले कर लेना है। फिर मैथ्स के क्वेश्चन भी 10 नंबर के होते हैं, तो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हमें अपने मैथ्स को भी कंसेप्ट को, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 चीज़ आने ही वाले हैं, रीज़निंग आती नहीं है। और फिर बाकी बचा वो 10 नंबर हिस्ट्री। तो मैं जो हिस्ट्री में पढ़ूँगी मेरा उससे उससे हो जाएगा। और फिर जो 10 नंबर जो होते हैं वो मिसलेनियस होते हैं, जो ज्योग्राफी साइंस इस सब से मिक्स करके आते हैं। तो फिर उसका मैं बैक थ्रू देख लूँगी, उसका मैंने एट ए ग्लांस, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको लेकर के पढूँ। बाकी बचे 80 नंबर के। तो 80 नंबर में मैंने अपनी हिस्ट्री के लिए सबसे पहले मैंने अपनी मॉडर्न से स्टार्ट की है। एनसीईआरटी की मैंने थोड़ी बहुत नोट्स बनाई है और मैं एनसीईआरटी की नोट्स बनाऊँगी। आप लोग की भी अगर जो कुछ भी सब्जेक्ट है तो आप लोग एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमने देखा था कि जो भी क्वेश्चंस थे वो लाइन बाय लाइन उठा कर के आए हुए थे। ऐसा नहीं कि एक जनरल माइंड में कंसेप्ट है और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं था। हमने देखा था कि लाइन बाय लाइन उठा कर के हमसे प्रश्न पूछे गए थे। तो जो गलती हमने पहले पिछली बार की थी वो हमें इस बार नहीं रिपीट करनी है। आप एनसीईआरटी की बुक अगर नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले वो मैंने आपको बताया कि आप करंट अफेयर्स और मैथ्स
को करें ताकि आपके 20 नंबर की श्योरिटी हो जाए, और फिर उसके बाद आप बाकी जो है वो सब थोड़ा बहुत करके देखते रहें, और जो मेन पेपर है उस पर फोकस करें, क्योंकि इस अभी तक सीट क्लियर नहीं हुई है कि कहाँ पर सीट कितनी है, किस में सीट कितनी है। तो हमें अपनी मेहनत दोगुनी तरीके से करनी होगी, और आप क्या कहते हैं कि हमें अपने आप को मोटिवेट करते हुए रखना है कि नहीं, हम कर सकते हैं, हमें पीछे नहीं हटना है। तो जो वो कहते हैं कि जो सोचा है वो पूरा होगा, बस शुरुआत आज से करना होगा, शुरुआत आज से करना होगा और अभी से करना होगा। थोड़ी देर बाद पर हमें नहीं टालना है, कल पर तो बिल्कुल भी नहीं टालना है। इस दुनिया से हम क्या लड़ें, इस दुनिया से हम क्या लड़ें, पहले हमें खुद से लड़ाई लड़नी है। तो बस यही है कि हमें मेहनत करना है, मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं साइड में आकर के पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को नीचे मैं इस बार अपने मायके आ गई हूँ, और मैंने अपनी मम्मी के पास अपनी बेटी को रखा हुआ है। तो मुझे सब देखना है कि अगर मुझे ये भी दिखाना है कि हाँ, हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम में भी हुनर है। चलो ठीक है, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन इस बार फिर से गलती को रिपीट नहीं करनी है। तो और ये बात तो आप जान ही रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट कभी भी नहीं आने वाला है। अगर इस बार नहीं आया है तो 3-4 किसी में भी नहीं आने वाला है। जो अगर वैकेंसीज़ रह जाती है उसको नेक्स्ट में ऐड करके निकाल दिया जाएगा। तो इसी के लिए मेहनत करनी है, मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो और एक हाउसवाइफ़ के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चलिए एक है कि पेरेंट्स का हाथ है हमारे ऊपर, तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि मैंने अभी बुक्स और ये सब लेकर के मैं बैठी हुई हूँ पढ़ने के लिए एक साइड से एक रूम में, और मम्मी ने भी कहा है कि तुम बस पढ़ाई करो, मैं आगे देख लूँगी, बाकी तुम कुछ भी टेंशन मत लो। तो यही होता है कि अगर आपके ऊपर माँ बाप का हाथ है तो आप दुनिया से किसी भी जंग को लड़ सकते हो, और हर एक चीज़ का सदुपयोग। और फिर अगर इतना सब कुछ माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी उन्हें कुछ करके दिखाएं। तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। चूँकि पढ़ाई करते करते थोड़ा आप लोग से बात करने का मन करता है, तो इसी के लिए अ, अच्छा लगता है, अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग को भी कुछ आइडिया या फिर कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाने वाली हूँ, मैं ज़रूर लाऊँगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँ। तो मैं जैसे कि आज का मेरा पहला प्रश्न है, आज का मैं जो यूनेस्को के क्रिएटिव शहर में कौन सम्मिलित है। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि यूनेस्को के क्रिएटिव शहर में कौन सम्मिलित है। तो एक कोझिकोड है, केरल है, कोझिकोड केरल, और ग्वालियर, ये दो क्रिएटिव शहर में, कोझिकोड एंड केरल दो है, कोझिकोड एंड केरल यूनेस्को के दो क्रिएटिव शहर में सम्मिलित है। माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के थ्रू मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के थ्रू शुरू किया गया है। तो वो शुरू किया गया है आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार किसे अवार्ड किसे मिला है, बैलन डियोर पुरस्कार किसे मिला है। तो वो लियोनेल मेसी को मिला है, वो अर्जेंटीना के फुटबॉलर प्लेयर हैं, उन्हें ही बैलन डियोर पुरस्कार मिला है। साउथ इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। साउथ इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो तुमकुरू में रखी गई है। कहाँ रखी गई है, तुमकुरू में रखी गई है। ये राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जो उसको नेट पोलरेक्स कहा जाता है, वो कहाँ शुरू किया गया है। तो वो गुजरात में शुरू किया गया है। नेट पोलरेक्स क्या है, तो नेशनल पोल फॉर पॉल्यूशन, रिएक्शन और एक्सपर्ट एक्सरसाइज। तो नेशनल पॉल्यूशन रिएक्शन एक्सरसाइज, तो इसी के तो वो कहाँ शुरू किया गया है, तो वो गुजरात में शुरू किया गया है।
तो यही मैं कहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहना है, मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको भी समाज में दिखाना है कि हाँ, आप में भी हुनर है, आप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Our hearts beat